न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल उसी के ऊपर बातचीत हो रही है। और जिस तरह से हमने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि तमाम निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मरकूज हैं, इससे पहले कि एक निगरां हुकूमत बने, आम इंतखाबात की तरफ जाए, फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है और जो खुद नोटिस लिया गया है, अभी बहुत सारे मराहिल ऐसे हैं जिनको तय होना बाकी है। आइन और कानून के हवाले से जो इसकी वायलेशन की है, खिलाफ वर्जी की गई है, उस मामले को रिजॉल्व होना जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस वक्त बात करेंगे, हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे मजहर अब्बास साहब, हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ साथ अम्मार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमें इस चीज़ के ऊपर बताएंगे, आगाह करेंगे। और फवाद अहमद साहब हमें कराची से ज्वाइन करेंगे और उनसे भी इस पर बात करेंगे। मजहर अब्बास साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ ज़रा, क्योंकि निगाहें तो सारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मरकूज है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम वज़ीर आज़म इमरान खान के इस ट्वीट की बात करें जो उन्होंने आपसे कुछ देर पहले कहा है कि आम इंतखाबात के हमारे ऐलान पर पीडीएम के रद्द अमल पर हैरान हूँ। उन्होंने तो आसमान सर पर उठा रखा था कि हमारी हुकूमत नाकाम हो गई और अवाम में अपनी ताईद और मकबूलियत खो बैठी है, तो अब इंतखाबात से खौफजदा क्यों हैं? जमहूरी लोग तो ताईद और हिमायत के लिए हमेशा अवाम ही से रुजू करते हैं, दुरुस्त बात है, लेकिन जो कुछ भी नेशनल असेंबली में हुआ क्या उसको दुरुस्त मान लिया जाए? जी फरीद, माफ करिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इमरान खान साहब को ये ज़रूर बताना चाहिए कि आज असेंबली के अंदर जितने लोग बैठे थे और मजमूई तौर पे उनको उसके अंदर वो मेजॉरिटी किसके पास थी, ये बात तय हो गई थी, तकरीबन बहुत अयां थी कि वज़ीर आज़म की तमाम तर कोशिशों के बावजूद, उनके रफ़क़ाए कार की तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो ना मुनर्रिफ़ीन को वापस ला सके, ना इत्तेहादियों के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ सके। तो एक बात तो तय है कि उसकी कोई भी वजूहात हों, लेकिन वज़ीर आज़म उन लोगों में से किसी, जिसके बहुत दावे किए जा रहे थे कि 8 और 9 लोग वापस आ गए, किसी ने कहा 6 लोग वापस आ गए, किसी ने कहा 7, कि उसके अंदर धमकी भी थी, उसके अंदर घरों के सामने मुजाहरे भी थे, उसके अंदर ये भी था कि आपकी शादियां नहीं होंगी, बच्चों की शादियां नहीं होंगी, स्कूल नहीं जा पाएंगे। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो वज़ीर आज़म ने ना कही हो। उस तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोई भी वापस नहीं आया। तो जो ग्राउंड पे है वो तो ये है कि वज़ीर आज़म ग्राउंड पे मेजॉरिटी लूज़ कर गए थे। उन्हें ये पता था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग हुई तो वो भारी उसमें अक्सरियत से हार जाएंगे। और ये वाज़ेह था, नविश्ता दीवार था ये, यानी इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी खो चुके थे। वो अब जो फवाद चौधरी साहब ने और डिप्टी स्पीकर ने किया, अच्छा, इस चीज़ को भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डेविल्स एडवोकेट के तौर पे कहूँ तो वो भी बेहतर अंदाज में टैकल हो सकता था। यानी आपने फवाद चौधरी साहब ने आर्टिकल 5 पढ़ा और एकदम जो कासिम सूरी साहब जो थे, ऐसा लग रहा था कि बस उन्होंने असद कैसर साहब का जो वर्बेटम, वो भी शायद हो सकता है, ऐन मुमकिन हो किसी और ने लिख कर दिया हो, वो पढ़ दिया। अगर वो थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेते, क्योंकि अल्टीमेटली रूलिंग तो उन्होंने ही देनी थी, अगर वो थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेते, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से 1-2 लोग बोल लेते, चाहे वो अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू देते और उसके बाद वो रूलिंग देते, तो वो फिर भी ये था कि कम से कम आपने दूसरी साइड को सुनने के बाद रूलिंग दी। वो सही या गलत एक अलग बहस है, उसके सुनने के बाद रूलिंग दी। चीज़ ये है कि आज वज़ीर आज़म जब ये कह रहे हैं कि पीडीएम के उससे उनको हैरानगी हुई, तो वज़ीर आज़म के इस रवैये से भी बहुत से लोगों को हैरानगी हुई। वो जो दावा करते रहे हैं कि मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूं, और वो वाकई ही बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने हमें 92 का वर्ल्ड कप भी जिताया, वो हमारे बहुत ही काबिल फ़ख्र कप्तान भी रहे हैं, लेकिन पिछले चंद हफ्तों में जो उनका बिहेवियर था वो स्पोर्ट्समैन का बिहेवियर नहीं नज़र आया। स्पोर्ट्समैन तो ये होता है कि वो आखिरी बॉल तक लड़ता है और उसके बाद अगर मैच हार रहा होता है या हार जाता है तो वो शिकस्त को कबूल करता है। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म ने उस ग्रेस का अंदाज वो नहीं किया। लेकिन हारा हुआ ये अगर यकीन हो खिलाड़ी को कि वो हार जाएगा तो वो कम से कम
विकेट तो उखाड़ के नहीं लेके जाता, हमने तो आज तक कभी ऐसा नहीं देखा स्पोर्ट्स की अगर बात करें। मैं फरीद, मैं वो जुमले तो नहीं वो करूंगा जो दूसरे ऑपोजिशन लीडर ने अगर कोई बात की है, तो वो मैं खुद क्यों वो एक्सप्रेस करूं उस चीज़ को। मैं तो उसमें नहीं हूं। मैं तो एक सीधी सी बात कह रहा हूं कि मुझे इस पूरी उसमें जो वजीर आजम को सोचना चाहिए था बुनियादी तौर पे कि क्या वजह है कि उनके साथ 3.5 साल रहने वाले भी उनके साथ दो बोलने को तैयार नहीं है, उनके साथ वापस आने को तैयार नहीं है, दोबारा दोस्ती इस्तवार करने को तैयार नहीं है, उनके अपने मुनरफीन उनको वापस लाने को तैयार नहीं है। और वो लोग तो बताएं जो ये कह रहे थे कि 8-9 वापस आ जाएंगे, 10 वापस आ जाएंगे, सब के सब वापस आ जाएंगे, तो कोई भी वापस नहीं आया। तो मेरा ख्याल है ग्राउंड पे तो वो केस हार गए थे, ग्राउंड पे तो वो मैच हार गए थे। बाकी अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम बारहा और मुसलसल तकरीबन जो है हम सुप्रीम कोर्ट से ही चीज़ें रुजू करते हैं। पार्लियामेंट में हमेशा हमने पिछले कई सालों में देखा है कि अल्टीमेट डिसीजन फिर सुप्रीम कोर्ट से आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है हम सियासी तौर पे एक बहरान का शिकार होने जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि इस साल 2022 जो है वो पाकिस्तान में किसी भी तरीके से सियासी और माशी इस्तेकाम का साल होगा। राइट अमार मसूद साहब, इसी चीज़ को आपकी तरफ आता हूँ। मज़हर अब्बास साहब ने बहुत ही खूबसूरत ये बात कही है कि हर मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट, यानी हर चीज़ के लिए निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ मरकूज़ कर दी जाती हैं। पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, सारा सलूशन, सारे मसाइल का हल तो पार्लियामान के अंदर है, लेकिन पार्लियामान की जो बेतौकीरी है वो भी सबके सामने है। तो अब आप समझते हैं कि क्या ये इतना ही आसान है कि कह दिया जाए कि जनाब ठीक है, आइंदा आम इंतखाबात हो जाते हैं, फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चलते हैं? क्या आप समझते हैं कि इस वक्त बुनियादी तौर के ऊपर आइन कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं उसको रेक्टिफाई किए बगैर आइंदा आम इंतखाबात, फ्रेश इलेक्शंस, केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ बढ़ा जा सकता है? बहुत शुक्रिया फरीद। और मैं आज सारा दिन जो कार्रवाई हुई, इट्स अ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर पाकिस्तान। इट्स अ वेरी डार्क डे। और आज लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क जो हमने बनाया, जिसका जो आइन है, अगर उसका एहतराम नहीं है, उसकी इतनी क्लियर कट वायलेशन हो रही है और सरेआम हो रही है, तो फिर क्या बात की जा सकती है? देखिए, आज कोई एक गैर आईनी कदम नहीं हुआ, कई हुए। पहली बात तो ये है कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग पढ़ी, वो असद कैसर साहब का नाम भी उन्होंने पढ़ा। जब असद कैसर साहब के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद आई है तो उनका ऐवान से उस तरह ताल्लुक नहीं बनता। फिर उसके बाद एक और गैर आईनी कदम क्या हुआ कि वजीर आज़म ने असम्बलियां तोड़ दी। वो नहीं तोड़ सकते, आइन में क्लियर कट लिखा हुआ है, जब आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो आप असम्बलियां नहीं तोड़ सकते। और फिर उसके बाद सदर मुमलिकत ने वो असम्बली मंजूर भी कर ली और असम्बलियां तोड़ भी दी, वो भी गैर आईनी है। ये असल में मुझे यूं लगता है कि ये आईने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला है। ये जो बात आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का ट्वीट ये आया है, इलेक्शन ये होंगे और ये होंगे, आप उस कदम से आगे नहीं बढ़ सकते। यही वो सवाल है अमार साहब, यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसको हम बार बार उठाना चाह रहे हैं और उठा भी रहे हैं कि एक रूट है, बुनियाद है, आइन बुनियाद है। उस बुनियाद को अगर ख़राब कर दिया जाए या वो बुनियाद को उधेड़ दिया जाए तो उसके ऊपर कोई नई इमारत कैसे तामीर हो सकती है? जी बिल्कुल, यही मैं बात कर रहा था कि देखिए, एक बहुत बड़ा गैर आईनी फेल हुआ है और लगातार हुए हैं, और उसके बाद आप अगले स्टेप का नहीं सोच सकते जब तक आप पहले वाले स्टेप्स को गैर आईनी नहीं करार देते, उनको रेक्टिफाई नहीं करते, ये बात आगे नहीं जा सकती। ये बिल्कुल अहमकाना बात होगी कि हम इससे आगे के स्टेप सोचें। और मुझे मेरे दिल में बड़ा एहतराम है अदालतों का। बड़ी हैरत हुई कि आज जो है कल दोबारा समाअत के लिए बेंच बना दिया गया और उस पर समाअत कल होगी। ये इतना बड़ा मसला था। इस वक्त पाकिस्तान में वजीर आज़म का स्टेटस क्लियर नहीं है, असम्बली का स्टेटस क्लियर नहीं है, वजीर आला पंजाब का स्टेटस क्लियर नहीं है। क्या हो रहा है इन हालात में? अगर पार्लियामान में कोई इख्तलाफ होता है तो उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट करती है।
सुप्रीम कोर्ट को 10 मिनट के अंदर ये तशरीह कर देनी चाहिए थी कि ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा अमार दूसरी साहब, बात, मैं कतई कलामी की माजरत चाहता हूँ, अगर एक बात मुझे सुन ले, हाँ, एक जुमला सुन ले मेरी। अच्छा तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मौके पे एक लार्जर बेंच बनाना चाहिए था, जबकि सारे जजेस अवेलेबल थे, तो आपको सबका इनपुट लेना चाहिए। फिर ये ना हो कि बाद में बेंच की बेंच जिस तरह तश्कील हुआ है उसके ऊपर सवाल हो जाए, और ये मामला कल तक नहीं जाना चाहिए था, ये 10 मिनट के अंदर फैसला हो जाना चाहिए था। इस वक्त पाकिस्तान में कौन क्या है किसी को नहीं पता, कौन पाकिस्तान चला रहा है। यही वो चीज है अमार साहब, यही वो चीज है जिसके ऊपर हम डिस्कस भी कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अदनान अहमद साहब हैं, जो कि एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी तरफ चलते हैं, जरा उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। अदनान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। ये बताइएगा कि इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, जिस नुक्ते को हम बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आइन को अगर जो है वो उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, आइन को वायलेट किया गया है, इसको ठीक किए बगैर जो आज जो कुछ भी नेशनल असम्बली के अंदर हुआ कि तहरीक अदम एतमाद टेबल हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर असम्बली डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन उसको नथी किया गया एक ऐसे इशू के साथ जिसको गुज़िश्ता कई दिनों से नेशनल सिक्योरिटी की जो थ्रेट है उससे कहा जा रहा है कि ये थ्रेट है चेंज ऑफ रिजीम के हवाले से। आप समझते हैं कि ये कैसे हल होगा मामला, या आप समझते हैं कि इसको हल किए बगैर आगे कोई भी स्टेप नहीं उठाया जा सकता, कोई भी कदम नहीं लिया जा सकता? जनाब ये मेरा ये व्यू है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा वाज़ेह है इस बात से कि ये जो स्टेप लिया है डिप्टी स्पीकर ने वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस वजह से कि उसको अगर क्लॉज 2 को अगर पढ़ेंगे तो वो कुछ और कहती है, लिहाजा उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बिल्कुल एक यहाँ थोड़ा सा मैं कंट्रोवर्सी है मेरी इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है, मैं उसके खिलाफ। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट देखें, चीफ जस्टिस अगर सो मोटो लेता है तो कंप्लेनेंट बन जाता है, तो कंप्लेनेंट ही लीड कर रहा है, वो अच्छी बात। मैं इस चीज को मेरे लिहाज से अच्छा नहीं, उसको वेट करना चाहिए इस चीफ जस्टिस को कि दोनों पार्टियों के जो लीगल एडवाइजर हैं और लीगल टीम्स है वो बिल्कुल तैयार है, उन्होंने पिटीशनें फटाफट बनाई हुई हैं, तो उनका इंतजार कर लेते और वो दाखिल होती जैसे खोसा साहब ने की। और इस वजह से अब उनका जो एक्ट है वो गैर आईनी है, इसको मैं समझता हूँ कि लार्जर बेंच भी बना दिया गया, जल्द अज जल्द इसको निपटाया जाए ताकि कौम पर जो इस वक्त ना डिप्रेशन है या जो भी आप कहें, इसकी अदनान साहब इसकी रेक्टिफिकेशन की जब अगर हम बात करें कि अगर इसको रेक्टिफाई करना जरूरी है, इसकी रेक्टिफिकेशन क्या बहुत जरूरी है, बहुत क्या होगी, क्या ये दुरुस्त कैसे होगा ये मामला सारा? ये होगा जनाब कि उसको इंटरप्रेट करें, उसको कहें कि ये ठीक है गैर आईनी था उनका एग्जाम स्पीकर का, उसको रिकॉल कर लें और उसके बाद दोबारा उसकी वोटिंग हो जाए, वो हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहाँ एक और हो गया है प्रॉब्लम जो है, तो एडवाइस दे दिया उसने प्रेसिडेंट को असेंबली तोड़ने की, मगर चूंकि वो मूव थी, अभी नो कॉन्फिडेंस मूव है, असेंबली में टेबल है, सब कुछ चल रही है, लिहाजा वो एडवाइस भी गैर आनी है और वो अल्ट्रा वाइड हो सकती है, कोई बात नहीं, नल एंड वाइड हो सकती है, कोई मसला नहीं। और लेकिन जिस तरह से आपने बात की, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया और प्रेसिडेंट साहब ने भी उस एडवाइस को एक्सेप्ट कर लिया चीज़ों के अंदर, तो फिर तो ये पूरी एक चेन है जिन्होंने जो है वो इस आइन की वायलेशन की है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल आइन वायलेशन है और ये सब सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और इसको मैं चाहता हूँ कि ये बहुत फास्टली होना चाहिए, 1-2 रोज में इसको अगर सुप्रीम कोर्ट कर ले, टाइम ज्यादा से ज्यादा देकर, तो एक कौम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। राइट हो गया। एडवोकेट अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि ये आइनी और कानूनी मामलात के ऊपर आपने रहनुमाई फरमाई। मजहर अब्बास साहब, आप समझते हैं कि ये मामला इतनी जल्दी स्पीडी ये मामला हो जाएगा और इसके अंदर जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट इस मामले को निपटा पाएगी, या फिर आप समझते हैं कि इसके अंदर ये मामला तवालत इख्तियार कर जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स मैंने टेलीविज़न पे देखे हैं उससे तो यही अंदाज़ा होता है कि वो ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मामला निपटे, लेकिन फिर भी मुझे एटलीस्ट 3 से 4 रोज़ तो लग रहे हैं। मुझे अंदाज़ा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन लग तो यही रहा है, क्योंकि उसमें सारी सियासी जमातों को उन्होंने इनवाइट किया है, उन्होंने बार एसोसिएशंस को इनवाइट किया है, और जाहिर है जो अदालती
वो कुछ सीनियर वकला से हो सकता है वो हैसियत उनसे उनसे वो भी लें, अपनी असिस्टेंस भी लें, जो कुछ भी है, लेकिन ये कुछ कुछ चंद दिन लगेंगे इसके अंदर। लेकिन अहम सवाल ये नहीं है, अगेन सुप्रीम कोर्ट की अमार साहब भी बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की हमारी तारीख भी रही है, अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे दौराए पर आ गए हैं कि जहाँ सियासी तसलसल जो है वो हर चंद साल बाद हमें डगमगाता नज़र आता है, डेमोक्रेसी हर चंद साल बाद हमें डीरेल होती नज़र आती है। उसमें एन मुमकिन ज़ाहिर सियासी जमातों का भी अपना कसूर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अगेन फिर कहूँगा कि इमरान खान साहब से मुझे इस चीज़ की तवक्को नहीं थी। उसकी वजह यह है कि उन्हें शो करना चाहिए थी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। उन्होंने जो भी वो बयानियाँ बिल्ड करना चाहें पब्लिक में वो बिल्ड कर रहे थे, वो उनका राइट है एज ए पॉलिटिकल लीडर। लेकिन इस तरीके से असेंबलीज़ को इस तरीके से जो है एकदम बुलडोज़ करना और उसके बाद जो है वो एकदम ख़त्म कर देना, असेंबली डिज़ोल्व कर देना। और इत्तला तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर सुबह ही जो है वो प्रेसिडेंट से मिल आए थे, यानी पहले ही अंदाज़ा हो गया था, ये पूरी चेन एकदम पहले तैयार थी कि क्या होने जा रहा है उसमें। तो ये सही है अपनी जगह, अपोजिशन को यकीनन उस पर शॉक भी पहुंचा, सरप्राइज़ भी पहुंचा, लेकिन इस पूरे अमल के पॉलिटिकल रिपरकशंस बहुत ख़तरनाक होंगे। हम सूरत हाल को शायद जज नहीं कर पा रहे, अंदरूनी तौर पे तो होंगे, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पे आप देखें ना, आप कहाँ खड़े हैं आप इस वक्त। अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम कम से कम स्टैंड स्टिल नज़र आता है, बिल्कुल स्टैंड स्टिल सिचुएशंस में। एक ऐसा मुल्क जहाँ इकोनॉमिक डेप्रिविएशन है, जहाँ सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, सियासी और माशी अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है। अभी परसों जो है वो ओगरा ने अपनी समरी पेट्रोल प्राइसेस की बढ़ाने की वो विदहेल्ड कर ली इसी वजह से सूरत हाल। लेकिन जो भी एक नया सेटअप आएगा उनको ये करना पड़ेगा उसमें। तो मेरा ख्याल में ये जो इस वक्त सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट के, ज़ाहिर है अब अल्टीमेटली तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी रहेंगी। लेकिन सियासी तौर पे मुझे डेमोक्रेसी के जो है वो बहुत, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल कि मेरा ख्याल है, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि हम अपने मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने जा रहे हैं। मुझे जमहूरियत को संगीन ख़तरात लाहक होते नज़र आ रहे हैं। अमार साहब, आपका क्या कमेंट है? मज़हर अब्बास साहब ने तो जमहूरियत को संगीन ख़तरात उनके नज़दीक लाहक हैं और कोई ज़्यादा रोशन मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा है इस जमहूरियत का। ये सारा रिएक्शन, रद्द-ए-अमल, इसमें अगर PTI की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें या फिर अपोजिशन पार्टीज़ की बात करें, कोई वे फॉरवर्ड निकल सकता है अमार साहब? कोई दरमियानी रास्ता, कोई ऐसा रास्ता जिसके अंदर फेस सेविंग भी हो जाए इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, लोगों के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, डेमोक्रेसी के लिए चीज़ें बेहतर हो? भाई ये फेस सेविंग क्या होती है और क्यों होती है? एक शख्स ने गैर आईनी काम किया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म आना चाहिए कि ये काम गैर आईनी था और इसको हम वापस करते हैं, बस इतनी सी बात। इसमें अगर जो शख्स जिसने गलत काम किया उसको आप फेस सेविंग देने की कोशिश कर रहे हैं तो आइन की किताब को फाड़ के फेंक दें, फिर तो फेस सेविंग के ऊपर बातें चलेंगी। आइन में इस तरह की तब्दीलियां, आइन से इस तरह का इनहराफ नहीं हो सकता, ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि फर्ज कीजिए जिन खतरात की तरफ मजहर साहब इशारा कर रहे हैं, तो क्या मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मईशत के एतबार से हम एक तबाहकुन स्टेज पर हैं। दूसरी बात यह है कि आप क्या समझ रहे हैं कि ये 1977 का जमाना है? ये लोग अभी भी उतने ही बेबस हैं। इन लोगों के पास अपने आइन का, अपने मुल्क का, अपनी जमहूरियत का दिफा करने का कोई तरीका नहीं है। आई थिंक पीपल विल रिएक्ट अगर कोई गैर आईनी काम हुआ, और वो रिएक्ट बड़े मास लेवल पर होगा, बहुत बड़े पैमाने पर होगा। ये कोई तमाशा बनाया हुआ। इमरान खान साहब बैनुल अक़वामी साजिश कहते थे, आइन को पामाल करना सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी साजिश है। आइन, आप किस तरह आइन से खेल रहे हैं? और फिर खुदा करे कि मेरी बात गलत साबित हो, मेरे जहन में वो
कलमात आते हैं जो जावेद हाशमी साहब ने कहा था कि और ये उनके कलमात मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि आने वाले दौर में ऐसे जजेस आएंगे कि वो हमें संभाल लेंगे। इन मानों में उन्होंने बात की थी और मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हूं। मैं नहीं चाहता कि ये प्रेडिक्शन उनकी दुरुस्त साबित हो। सही। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं इसमें किसी किस्म का भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तातुल इबहाम मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। मुझे तो आज भी ठीक है हमारे साथ फैसला जी आप कंप्लीट करें आप जी कंप्लीट करें। मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला जल्दी हो जाना चाहिए, 10 मिनट में हो जाना चाहिए। एक लाइन का एक फैसला आना चाहिए कि जो कुछ असेंबली में हुआ वो गैर आईनी था, हम उसे रिवर्स करते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है अमार साहब, बिल्कुल आपने ये बात है। फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, जो बात इस वक्त कर रहे हैं मजहर अब्बास साहब को तो जमहूरियत के हवाले से उसे संगीन खतरात उन्होंने कहा है कि लाक हो गए हैं और कोई रोशन मुस्तकबिल नहीं है, और दूसरी तरफ अमार साहब भी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर तमाम निगाहें मरकूज हैं तो फैसला जल्द आना चाहिए। और ये बात दुरुस्त भी है क्योंकि तमाम मामला स्टैंड स्टिल हो गए हैं, पैरालाइज्ड हो गए हैं, रुक गए हैं सारी चीज़ों के अंदर। जो करंट इकनॉमिक सिचुएशन है मुल्क की, वहाँ पे सिस्टम चाहिए, निज़ाम चाहिए ताकि मामलात आगे बढ़ सकें। आप क्या समझते हैं कि ये मामलात अगर इस तरह से तवील हो जाते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए और ख़ास तौर पे मईशत के लिए, ये कितने तबाहकुन असरात मुरतब कर सकते हैं? मईशत की तो फरीद बात ही ना करें। मईशत तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि कल जो है वो यहाँ पर इस वक्त कराची के अंदर ये बात भी हो रही है कि क्या कल स्टॉक मार्केट को खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट खुलती है तो फिर उसका क्या हाल होगा, कितनी बड़ी नोज ड्राइव लगेगी। क्योंकि हमने देखा कि पिछले 25-30 दिनों के अंदर तकरीबन 40 करोड़ रुपए की सरमायाकारी जो है वो से बाहर हुई है, स्टॉक मार्केट से बाहर हुई है। और इसके अलावा तकरीबन जो है वो 150 अरब रुपए जो है वो जो गैर मुल्की सरमायाकारी थी वो भी जो है वो यहाँ से निकल चुकी है। तो इस वक्त मुल्क की मईशत के तो हालात अब बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही खराब है। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा मजहर साहब उसका एक रिस्पॉन्स जरूर करें। मैंने मजहर साहब की बात सुनी और जाहिर है कि मैं बहुत बेहतर तरीके से ये बात समझ में आती है कि जमहूरियत को न सिर्फ खतरा है बल्कि ये कमजोर तरीन जमहूरियत की अलामत है कि आप पार्लियामेंट के अंदर अपने फैसले न कर सकें और पार्लियामेंट में होने वाले फैसले जो है वो आइन और कानून से मावरा हम जैसे एक तालिब इल्म को, एक आम आदमी को, एक सहाफ़ी को, एक जो है वो लेमैन को भी नजर आते हो। हम जाहिर है कोई कानूनी माहिर नहीं है। लेकिन मेरा जो सवाल मदर साहब से पूछना भी था, मैं चाहूंगा कि वो आप तो उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करें कि अगर ये वाकई मुल्क की सिक्योरिटी से मुताल्लिक मामला था, ये इतना बड़ा मामला था कि किसी मुल्क ने धमकी दी थी, किसी मुल्क ने रिजीम चेंज के हवाले से जो है वो आपके मुल्क को थ्रेट किया था, तो सिक्योरिटी इदारे क्यों इस मौके पे न्यूट्रल बने हुए हैं? इसका मतलब तो ये है कि या तो वो ये समझते हैं कि ये थ्रेट जो है इसको बढ़ा चढ़ाकर अपने सियासी मफादात के लिए पेश किया जा रहा है, या फिर ये थ्रेट था ही नहीं और इसको जो है वो इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि हम न्यूट्रल हैं और जो लड़ाई झगड़ा करने वाले सियासतदान हैं वो आपस में लड़ते रहें। तो मैं सवाल करना चाहा था मदर साहब से, जाहिर है कि अब एक तालिब इल्म है, हमारे सीनियर है कि मदर साहब अब आप क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी इदारे आखिर न्यूट्रल इस मौके पर कैसे हो सकते हैं कि जब वो सुबह DGISPR कहें कि जी हम तो जो है वो इस मामले के ऊपर न्यूट्रल हैं, कि जब ये वाकई सिक्योरिटी का मामला हो, क्या समझते हैं आप? जी शुक्रिया। देखिए बहुत सीधी सी चीज़ है, न्यूट्रलिटी क्या होती है? न्यूट्रलिटी ये नहीं होती है कि आप किसी चीज़ से लाताल्लुक हो जाए, और वो लाताल्लुक हैं भी नहीं। उन्होंने आपने नेशनल, उनका एक फोरम है ना जिस फोरम पे आप ये बात लेकर गए हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, तो वहाँ उन्होंने अपना इनपुट दिया होगा। मैं और आप तो उस मीटिंग में नहीं थे। बहुत सी चीज़ें हैं जो बाहर आई, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर नहीं आई। उनका पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में, डेमोक्रेसी में यही होता है कि आप ऐसे मामलात पे आप सिक्योरिटी एजेंसीज़ का, उनका सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का इनपुट लेते हैं। तो उन्होंने अपना इनपुट दिया। अब वो गवर्नमेंट की सवाबदीद पर है कि गवर्नमेंट उस चीज़ को कैसे आगे लेके चलती है। गवर्नमेंट उस चीज़ को पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनाना चाहती है। और अगर आप आज स्पीकर की वो रूलिंग पढ़ें, उनका वो 4 सफ़े का जो भी उनकी रूलिंग है अगर आप पढ़ें, तो उसमें तो आपने डायरेक्टली नेक्सस लिख दिया है बिटवीन द ऑपोजिशन और जो फॉरेन उसमें है। तो अब आप यू हैव टू एस्टैब्लिश इट। बिल्कुल, ये नहीं हो सकता कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिबेट रहे
अगर ये आपके पास ऐसे सबूत हैं कि इस तरह का नेक्सस है, तो फिर आपको, गवर्नमेंट को किसने रोका है कि इन लोगों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम करें? जाएं, फिर अदालतों में प्रूफ करें, उनको 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 गद्दार साबित करें, क्योंकि हमारे मुल्क में गद्दारी के सर्टिफिकेट तो बहुत इशू होते हैं, लेकिन आज तक हमारे यहाँ गद्दारी का मुकदमा कायम भी हुआ तो उसका नतीजा हमारे सामने है, लेकिन किसी को सज़ा नहीं हुई। तो सिर्फ ये ना कहें कि ये अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात, आपने एक प्रोटेस्ट किया, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया, इससे आगे अब आप और क्या करेंगे? तो असल चीज़ ये है कि अगर ये साबित है कि ये नेक्सस था, अगर ये सारी चीज़ें साबित हैं कि ये सारा चीज़ एक प्लान का हिस्सा था, तो फिर तो आप इन सबको गिरफ्तार कर लें, चलाएं मुकदमा, किसने रोका है? मजहर अब्बास साहब, आप समझते हैं ये साबित कर पाएंगे? क्योंकि ये तो फिर अगर प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना कि अगर आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया, अगर आपने कहा कि जनाब ठीक है, अगर आइन और कानून के अंदर ये तरीक़ाकार तो मौजूद है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप ला सकते हैं, ये तो आइन आपको इजाज़त देता है, कानून आपको इसकी इजाज़त देता है। मुस्तकबिल में अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या यह प्रेसिडेंट सेट नहीं हो जाएगी कि कोई भी ऐसा इल्ज़ाम लगा दे कि जनाब अपोजिशन की जमातें तो गैर मुल्की ताकतों से मिली हुई हैं? नहीं फरीद, मैं इसीलिए बात कह रहा हूँ। देखिए, अल्ताफ हुसैन पर आपने ये 22 अगस्त 2016 का एक केस चल रहा है ना, 2016 से आज तक उस केस की डिटेल्स मालूम करें कि उसमें क्या हेयरिंग हुई। आपने गद्दारी का मुकदमा कायम किया हुआ है ना, यानी उसके अंदर जिन लोगों पे गद्दारी का मुकदमा कायम हुआ है वो तो पीटीआई की गवर्नमेंट के कोलिशन पार्टनर्स रहे, उनमें कई वजीर ऐसे हैं जो उसका हिस्सा थे, यानी उनके ऊपर मुकदमात हैं ये, लेकिन उन मुकदमात का क्या हुआ? 4 साल 5 साल हो गए हैं, उसका क्या बना उस चीज़ का? तो इल्ज़ाम लगाना, एक तासुर बनाना एक चीज़ होती है, और अगर वाकई सबूत हैं तो हम तो कहते हैं कि वो सबूत हैं तो उनको जाके प्रूफ करें, उनको सज़ा दिलवाएं, किसी को तो सज़ा दिलवाएं ना आप उसमें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को, और सिर्फ यही गवर्नमेंट नहीं, माजी में भी यही होता है कि हम एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, एक तासुर बनाते हैं, और उसके बाद वो तासुर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बन जाता है। और यही मुझे लगता है इसमें, वरना तो इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। कहा था ना, फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना कि कमीशन बनाएंगे, क्यों नहीं बना रहे कमीशन? इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं उन्होंने परसों ही तश्कील क्यों नहीं दे दिया? तश्कील दें उसको, इंक्वायरी कमीशन को। तो ये चीज़ें, सिर्फ इतने सीरियस इल्ज़ामात सिर्फ इसको बयानात की हद तक नहीं होना चाहिए। अगर शवाहिद हैं तो ठीक है, नहीं है तो केस को ख़त्म कर दें, लेकिन खुदारा इसकी बुनियाद पर किसी सियासी लीडर पे, किसी सियासी जमात पे एक तलवार की तरह ना लटकाएं कि अगर तुमने इधर से उधर किया तो इस मुकदमे की हेयरिंग फ़ौरन शुरू हो जाती है, नहीं होता तो ख़त्म हो जाती है, फाइल हो जाती है। हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में यही कुछ होता रहा है। अमार मसूद साहब, रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर, इसी चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाइएगा, इस बात को कि जिस तरीके से मजहर अब्बास साहब की बात तो बिल्कुल वैलिड है कि आपने अगर कमीशन बनाने की बात की है, बनाए जनाब कमीशन, लेकर आए, और प्रूफ तो करना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ नहीं करते, अगर आप साबित नहीं करते हैं, फिर तो यही होगा कि आप जो हैं वो इन तमाम चीज़ों से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, और महज कोई सबूत नहीं है आपके पास, कॉन्क्रीट ग्राउंड्स के ऊपर कोई सबूत नहीं है। तो आपको ये लगता है कि यहाँ पर ये साबित करेंगे जो जिस के तहत ये सारी कार्रवाई आज हुई है? देखिए फरीद, हमें बहुत गौर से मुशाहिदा करके समझना चाहिए तहरीके इंसाफ की साइकी को और उनकी पॉलिसी मेकिंग को और उनकी स्ट्रेटजी को। मैं बहुत अरसा आप सारे सहाफ़ियों के साथ मिलकर इनकी सारी स्ट्रेटजी को देखता रहा, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तहरीके इंसाफ एक सियासी जमात नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा यूनिट है। ये एक बात को पकड़ते हैं और उस बात पर इतनी हाइप क्रिएट करते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि बहुत सारे लोग उस पर यकीन करने लगते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब लोगों को पता चल जाता है कि ये सब कुछ झूठ था, बोहतान था, इल्ज़ाम था, दरोग था, और जब वो सब कुछ पता चलने लगता है उस वक्त ये उससे बड़ा झूठ बोल देते हैं और लोगों की तवज्जो उस पर चल जाती है। मैं आपको कुछ मिसालें देके ये बात वाज़ेह करता हूँ। 35 पंचर का आपने शोर सुना था और 2-3 साल शोर पड़ा, और एक दिन इमरान खान साहब ने खुद ये फरमा दिया कि वो तो एक सियासी बात है।
एक दिन शहबाज शरीफ के खिलाफ कह दिया कि पता नहीं 10 अरब डॉलर उसने मुझे देने हैं या किसी को दिए हैं, इस तरह की कोई अहमकाना सी बात थी। अब आप लाख प्रूफ करते रहे, लाख कोशिश करते रहे, ये प्रोपेगेंडा के मास्टर है, किसी को यकीन नहीं। लेकिन जिस वक्त कोई अदालत से फैसला आएगा, इंटरनेशनल कोर्ट्स कोई फैसला सुनाएंगी, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी, वो उससे बड़ा झूठ बोल चुके होंगे। अभी देखिए ताज़ा तरीन सूरत हाल में क्या हो रहा है, एक खत लिखा गया, एक खत जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद करवाने के लिए एक बैनुल अक़वामी साजिश की, उसकी जब तफसीलात सामने आने लगी और आज हामिद मीर साहब ने बहुत बड़ी ब्रेकिंग दी है। उन्होंने कहा कि वो खत जो है वो भी दुरुस्त नहीं है, वो खुद लिखाया गया और उसके अंदर कुछ तरामीम और तब्दीलियां की गई, फोर्जरी की गई है, और वो उस खत की बेस पर ये सारी निज़ाम को टॉपल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस खत का इतना शोर मचा कि अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से भी उनके स्पोक्स पर्सन ने कुछ 4 सेकंड में ये बताया कि भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो ये मुकाबला खत्म हो गई। लेकिन राइट अमार साहब मैं जरा अहमद बिलाल महबूब साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं, हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने ज्वाइन। जी कीजिए कहिए। कि जब ये खत वाली बात खुलना शुरू हो गई तो फैसल वाडा का एक और बयान आ गया कि इमरान खान की जान को खतरा है, और ये बयान वो दे रहा है जिसने अपने अहसासों के हवाले से, अपनी शहरियत के हवाले से झूठ बोला, और सारी कौम को ये समझाने लग गए नहीं इमरान खान की जान को खतरा है। जब इसके भी सबूत मिल जाएंगे, शवाहिद सामने आ जाएंगे कि ये बात झूठ है, ये इसको तस्लीम नहीं करेंगे, इस पे माफी नहीं मांगेंगे, इससे बड़ा झूठ बोलेंगे लोगों को गुमराह करने के लिए। राइट हो गया, यानी आपने कहा कि इस चीज़ के ऊपर अगर झूठ ही है, उसको साबित जब तक नहीं किया जाता तो वो झूठ ही रहेगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू सो मच। ये मुझे बताइए कि तमाम निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मरकूज हैं, पार्लियामान की तमाम चीज़ें अब अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और तशरीह वहाँ से होगी तो अमलन पार्लियामान की जो मजबूती की बात हम करते हैं, पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, पार्लियामान को ताकत देने की बात करते हैं, आज के दिन पार्लियामान की ताकत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये चीज़ें इवॉल्व करती हैं। अब कोई भी एक इदारा किसी भी मुल्क का हो, वो इतना मजबूत नहीं होता कि वो तमाम मामला को खुद ही हैंडल कर ले। इसीलिए 3 अलग इदारे होते हैं, आपकी मुकन्ना होती है, आपकी अदलिया होती है, और आपकी इंतजामिया होती है। हर एक के अपने अपने काम होते हैं। अब अगर किसी कानून के अंदर इख्तलाफ पैदा हो जाएगा तो उसके लिए ज़ाहिर इंटरप्रिटेशन के लिए आप अदलिया के पास ही जाएंगे ना। इसीलिए होती है अदलिया आपके पास कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। तो इसलिए कोई गलत बात नहीं है उसके पास जाना। ये ठीक है कि बात कहना कि पार्लियामेंट खुद ही रिजॉल्व करे, लेकिन जहाँ कानून पे इख्तलाफ होगा वो फिर अदलिया के पास ही जाएगा। तो कोई बुरी बात नहीं है अदलिया के पास जाना, लेकिन अदलिया को मेहरबानी फरमानी चाहिए कि ज़रा एफिशिएंटली इस चीज़ों के ऊपर अपनी जो भी राय है उससे मुतला कर दें, ताकि वो बात आगे बढ़ सके, प्रोसेस रुका न रहे। जैसे अब 63A के बारे में हुकूमत ने इनको कहा हुआ है कि आप इसकी इंटरप्रिटेशन दे दें। मेरे ख्याल में तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड की चीज़ है। उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने 3 दिन लगा दिए, बाकी भी चल रहा है, अभी तक उसके ऊपर भी राय नहीं आई। अब ये मामला पैदा हो गया है तो मुझे लगता है इसके ऊपर भी टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर अहमद बिलाल महबूब साहब, इसमें वक्त लगता है, इसमें इस प्रोसीडिंग्स में अगर कुछ ताख़ीर होती है, आपके पास जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है, आपके पास फ्रेश इलेक्शंस की बात है। हम डिस्कस तो यही कर रहे हैं कि आइन और कानून तो ये कहता है कि जब तक इस रूट कॉज को, जो यहाँ पे बुनियादी जो गलती की गई है, जो आइन को जो है वो वायलेट किया गया है, जब तक इसको ठीक नहीं किया जाता उस वक्त तक आगे बढ़ा भी नहीं जा सकता। तो क्या मुल्क स्टैंड स्टिल सिचुएशन में ही रहेगा और इसका मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं, स्टैंड स्टिल नहीं रहेगा। ये 2 पैरेलल ट्रैक्स पे चलेगा। अभी कल अगर फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, स्टे ऑर्डर का मतलब यह है कि जो कुछ हुआ है आज सुबह वो गलत करार पाता है, वो कहते हैं कि नहीं, वो वापस चले जाएं और अपनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोट कराएं। अगर कल ये फैसला हो जाता है फिर तो चले, मामला ठीक हो गया। अगर फर्ज करें कल ये फैसला नहीं होता तो फिर इसका मतलब है कि जो असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद के फॉलो अप एक्शंस हैं वो होना शुरू हो जाए, और वो स्टैंड स्टिल नहीं रहेगा मुल्क, वो अपने एक्शन। क्योंकि अगर स्टे ऑर्डर जारी नहीं होता तो इसका मतलब ये है
कि अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। उसके लिए केयर टेकर गवर्नमेंट को बनना है। वो आपको 3 दिन दिए गए हैं। वो लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन मशवरा करें, एग्री नहीं करते तो फिर वो कमेटी के पास चला जाएगा, उसको भी 3 दिन दिए गए हैं। वो नहीं एग्री करते तो फिर अगले 3 दिन में इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। तो 9 दिन के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट का बनना लाजमी है इस आइन के मुताबिक। तो वो प्रोसेस नहीं रुकेगा, वो तो चल पड़ेगा, बल्कि प्रोसेस ऑलरेडी इस वक्त एज वी स्पीक चल चुका होना चाहिए। अगर मैं वजीर आजम हूँ या वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में हूँ तो मैं एक लेटर लिख के लीडर ऑफ द अपोजिशन से बता चुका हूँ कि भाई मेरे ये नाम, आपकी क्या राय है, कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है। और कंसल्टेशन के इस प्रोसेस के अंदर अहमद बिलाल साहब, अपोजिशन लीडर जिनको खुद इन चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो इस कंसल्टेशन प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे इससे पहले कि चीज़ें बेहतर ना हो जाए? देखिए, उनको बनना चाहिए, इसलिए कि इस पूरे सिस्टम के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन इसके बारे में फैसला जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट को करना है ना। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता और अगर ये प्रोसेस चल पड़ता है तो आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं अपने नाम ही ना दूँ। मसलन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए इनको 2 नाम देने हैं, वो अगर नहीं देंगे तो प्राइम मिनिस्टर अपने 2 नाम देंगे, फिर उसमें से ही अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन चूज कर लेगा, तो नुकसान तो इनका होगा। तो ये अहमकाना बात होगी अगर आप इसका बाइकआउट कर दें। आपको अपने नाम देने चाहिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, और कोर्ट के अंदर अपना केस पूरी सुनदही के साथ लड़ना चाहिए, लेकिन आपको नाम देने चाहिए ताकि आपका जो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन जब फैसला करे तो उसमें प्राइम मिनिस्टर के नाम भी हों और आपके नाम भी हों। लेकिन मशवरा, मुझे इस बारे में कोई खुशफहमी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान कोई कंसल्टेशन हो सकती है या कोई तफाकर आए हो सकता है, वो नहीं होगा, कमेटी में भी नहीं होगा। अल्टीमेटली ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही दफा करेगा। ठीक हो गया अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वर्ड्स। मज़हर अब्बास साहब, आपने अहमद बिलाल महबूब साहब की बात सुनी है। जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द केयर टेकर गवर्नमेंट, आपका ओपिनियन क्या है इसके अंदर, कि क्या आप इस कंसल्टेटिव प्रोसेस को होता देखते हैं, या फिर जैसे अहमद साहब ने रेफर किया कि माजी में इस तरह की चीज़ों को जो है कमेटी बनी उसमें कुछ नहीं हुआ, देन ये मामला इलेक्शन कमीशन में चला गया? देखिए, वो वेट करेंगे, मेरा ख्याल है अपोजिशन वेट करेगी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। अब माजी में जो हमने चीज़ें देखी हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। 58 भी जुनेजो साहब की गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि चूँकि 90 रोज़ में इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है, लिहाजा इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। और वो पीरियड बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमने उसको स्टडी नहीं किया कि जब जुनेजो साहब की गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई उसके बाद कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बनी जो कि बननी चाहिए थी, यानी कोई केयर टेकर कैबिनेट नहीं थी उस दौरान। फिर दौलत का वो साहब का हादसा हो गया और उसके बाद 93 में फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को बहाल कर दिया। यानी आप इस मुल्क में मजाक तो देखें ना, पूरी फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को बहाल कर दिया। सदर पाकिस्तान उस वक्त गुलाम इसाक खान मरहूम ने इनकार कर दिया कि मैं गवर्नमेंट बहाल नहीं करूँगा, पार्लियामेंट बहाल नहीं करूँगा। तो यहाँ तो अजीब व गरीब तमाशे होते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का वेट करेंगे, मेरा ख्याल है अपोजिशन वेट करेगी। अगर 2-3 दिन में ये फैसला हो जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि वो ठीक है कि वो इक़दाम गलत था स्पीकर का, लेकिन अब लेट्स गो फॉर द इलेक्शन, उस कंसल्टेटिव प्रोसेस में जो प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से गालिबन ये मूव भी हुई है, वो ये है कि 2 चीज़ें, एक ये कि इलेक्शन कमीशन क्या ईवीएम के तहत इलेक्शन कराएगा, ईवीएम के थ्रू कराएगा, और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानीज। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है मज़हर साहब। ये जो है ये वजह तनाज़ा बनेंगे इस पूरे उसमें। जाहिर है पीटीआई की गवर्नमेंट, पीटीआई चाहेगी कि दोनों उसका हिस्सा हों, अपोजिशन इसकी मुखालफत करेगी, अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें फिर इलेक्शन कमीशन पे चली जाएंगी। अब मसला यहाँ क्या है? मसला ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इस इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो उन्होंने सीरियस एक्यूजेशन लगाई हुई हैं इस पर।
तो हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो अल्टीमेटली देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव क्या आती है, उससे ही कुछ बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज तो एक पॉलिटिकल स्टेलमेंट नज़र आ रहा है। अमार मसूद साहब, ये जो 2 पॉइंट मज़हर अब्बास साहब ने रेस किए हैं, ईवीएम्स के जरिए इलेक्शंस और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आइंदा आने वाले इलेक्शंस के अंदर। तो अपोजिशन क्या इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी? देखिए, उन्होंने तो अपनी क्लियर कट इंडिकेशन अभी जाहिर कर दी भी है कि वो नहीं चाहते कि ईवीएम पे इलेक्शन हो और ओवरसीज पाकिस्तानियों का इलेक्शन हो तो मखसूस नशिस्तों का जिस तरह इलेक्शन होता है उस तरह हो, हर नशिस्त पर वोट डालने का इख्तियार उन्हें ना हो। ये बहस तलब बात है और इस पर बहस चल रही है। लेकिन जो अहमद बिलाल सूफी साहब ने बात की उसमें थोड़ा सा ऐड या इख्तलाफ इस वजह से हो सकता है कि अगर आप नई हुकूमत बनाने के चक्कर में पड़ गए, अगर आप इलेक्शन कमीशन में जाना शुरू हो गए कि अगली हुकूमत कैसे बनेगी और इंटर इलेक्शन कैसे होंगे, तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा गैर आईनी कदम उसको तस्लीम कर लिया गया है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि चलो ये तो गलती हो गई, इसके बाद चलो आओ मिलकर खेलते हैं। ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता। इस पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होगा। जो सियासी जमातें इतने अरसे से जमहूरियत का नारा लगा रही हैं, वोट के इज्जत की बात कर रही हैं, वो सियासी जमातें इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी। अच्छा, एक हाइपोथेसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर ऐसा हो जाता है अमर साहब, अगर फॉर एग्जाम्पल कैसा हो जाता है, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ठीक है जी अब तो ये गलती हो गई है, चले आइए नए प्रोसेस की तरफ चलते हैं, नए इंतखाबात की तरफ चलते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आईने पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं रहेगी, उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी कि मसलन जिस शख्स का दिल चाहेगा वो उसको वायलेट करेगा और उसकी बुनियाद पर ये समझेगा कि चलो इस दफा तो गलती हो गई, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। राइट हो गया, बहुत शुक्रिया। ठीक अमार साहब, आई हैव टू थैंक यू सर बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। आपका बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ थे, उनका बहुत शुक्रिया। फवाद अहमद साहब आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यू टेलीविजन पे ट्रांसमिशंस का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज़ बुलेटिन का वक्त हुआ है, आपको उस तरफ लिए चलते हैं। फरीद रईस को फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।